नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। राजस्थान के जिला हनुमानगढ़ के गांव बड़पोल का रहने वाला युवा राजेंद्र बावरी बीते 3-4 साल से फोटोग्राफर का काम कर रहा था। हालांकि वो देखने में इतना सुंदर नहीं था, पर उसका व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज और हंस-हंस कर बातें करने की आदत से लोग उस पर फिदा हो जाया करते थे। राजेंद्र ने माणक थेड़ी गांव में फोटोग्राफी की दुकान खोल रखी थी, पर वो मोबाइल फोटोग्राफी को ज़्यादा पसंद करता था। रंगीन तबीयत का धनी राजेंद्र विपरीत लिंगी को पहली मुलाकात में ही दोस्त बना लेता था। शादियों में उसके पास एडवांस बुकिंग रहती थी। अक्टूबर 2021 में राजेंद्र बावरी नज़दीक के एक गांव में विवाह समारोह की फोटो कवरेज के लिए आया हुआ था। वधु पक्ष से जान पहचान व सजातीय होने के कारण राजेंद्र बेहिचक कैमरा उठाए अंदर बाहर आ जा रहा था। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। रिबन कटाई की रस्म होने को थी। गले में कैमरा लटकाए राजेंद्र ने एक स्टूल पर खड़े होकर अपनी पोजीशन ले ली थी। घोड़ी से उतरकर दूल्हा मुख्य दरवाजे पर पहुंच चुका था। अंदर से वधू के परिजन, महिलाओं व सहेलियों का समूह भी दरवाजे पर आ जुटा था। प्लेट में कैंची लेकर आई युवती के चेहरे पर टपक रहे नूर व लावण्य को देखते ही राजेंद्र सुध-बुध खो बैठा। क्रीम कलर के प्लाजो सूट में सज धज के वहां पहुंची युवती का गेहुआ रंग भी दमक रहा था। राजेंद्र ने महसूस किया कि युवती पर पड़ने वाली फ्लैश लाइट दोगुनी रिफ्लेक्ट हो रही थी। युवती की मांग भरी हुई थी। कैमरे के क्लिक स्विच पर गई राजेंद्र की उंगली एक बार रुक सी गई थी। महिलाओं का झुंड लंबा चौड़ा था, पर राजेंद्र के कैमरे के फोकस में वही युवती बार बार आ रही थी। युवती ने फ्लैश की बौछारों को महसूस कर लिया था। रिबन कटाई रस्म संपन्न होते ही युवती आंगन में लौट गई। स्टूल से उतरकर राजेंद्र भी कैमरा उठाए आंगन की तरफ बढ़ चला। बाहर डीजे पर जादूगर सैया छोड़ो मेरी भैया गाना वातावरण में मादकता बढ़ा रहा था। सामने आ रही युवती को देखते ही राजेंद्र का चेहरा दमक उठा था और उंगली क्लिक कर चुकी थी। फ्लैश के प्रकाश में नहाई युवती मुड़ी और उसके सामने आकर सवाल दाग दिया, आपने मेरी फोटो क्यों खींची? मैडम, दिल के हाथों मजबूर हो गया था। राजेंद्र ने कहा, अपने दिल व दिमाग को काबू में रखो। आपका दिल तो मेरा मोबाइल नंबर भी मांग सकता है। अगर ऐसा किया तो सलाखों के पीछे भिजवा दूंगी, समझे? बनावटी गुस्सा जाहिर करते हुए युवती ने कहा। राजेंद्र भी कहाँ चूकने वाला था। जेब से कलम निकालकर अपनी हथेली आगे करते हुए कहा, बंदे को राजेंद्र कहते हैं, प्यार से लोग मुझे राजू कहते हैं। मैं माणक थेड़ी में दुकान करता हूँ, प्लीज नंबर लिख दो। दिल नंबर के लिए बेकाबू हो रहा है। माणक थेड़ी का नाम सुनते ही चेहरे पर चौंकाने वाले भाव के साथ खुशी दमक उठी। युवती ने फुर्ती से कलम पकड़कर अपना नंबर राजेंद्र की हथेली पर लिख दिया। ये नंबर हथेली पर नहीं, अब दिल में छप गया है। राजेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, सिर्फ नंबर या मैं भी? मैं माणक थेड़ी की बहू हूँ। ये कहकर युवती आंगन में लौट आई। एकांत में हुए इस वार्तालाप व संक्षिप्त मुलाकात ने दोनों के दिलो दिमाग में खुशी की हिलोरें भर दी थी। शादी संपन्न होते ही राजेंद्र माणक थेड़ी लौट आया था। उसी शाम राजेंद्र ने युवती को वीडियो कॉल लगा दी। अनजान नंबर को देखते ही युवती ने कॉल रिसीव कर ली। वो बोली, राजेंद्र बाबू, अभी बिजी हूँ, रात के 10 बजे मैं आपको कॉल करूँगी। कहने के साथ ही युवती ने कॉल काट दी। राजेंद्र व युवती ने एक दूसरे के नंबर दिल में उतारने के साथ ही दोस्त व सहेली के फर्जी नाम से सेव कर लिए थे। राजेंद्र अपने फन में माहिर था। वो युवती भी इस फन में 21 थी। दो अनजान युवक युवती एक मुलाकात के बाद घनिष्ठता के बंधन में बंध चुके थे। 2 दिन बाद युवती भी माणक थेड़ी लौट आई। युवती का नाम गोपी था। वो रावतसर तहसील के गांव 12 WD निवासी सोहनलाल की बेटी थी और इसी साल उसकी माणक थेड़ी के धोलूराम बावरी से शादी हुई थी। मैट्रिक पास गोपी के ख्वाब ऊंचे थे। अपने किए वादे के अनुसार रात के 10 बजे गोपी ने राजेंद्र को फोन किया। दोनों मोबाइल पर लंबे समय तक बतियाते रहे।
गोपी तुम्हें विधाता ने मेरे लिए बनाया था, पर उससे कहीं चूक रह गई होगी, जिससे तुम धोलू के पल्ले बंध गई, राजेंद्र ने कहा। तो गोपी के तन मन में तार झंझना उठे थे। उसकी चुप्पी को पढ़ते हुए राजेंद्र ने कहा, देखो गोपी, मैं तुम्हारा कान्हा तो नहीं, पर कान्हा से कम भी नहीं हूँ। देखो राजू, शादी ब्याह तो किस्मत के तय किए होते हैं। प्रेम प्रणय को बुलंदियां देना तो प्रेमियों के ही हाथों में होता है। गोपी ने राजेंद्र के सामने जैसे दिल खोलकर रख दिया था। आखिरी कथन ने दोनों प्रेमियों के भविष्य की मंजिल तय कर दी थी। गोपी ने यह भी बता दिया था कि वो रात के 10 बजे के बाद ही फोन कर पाएगी। राजेंद्र की दुकान पनघट के रास्ते में थी। पानी लाने या अन्य किसी बहाने गोपी राजेंद्र के दीदार कर लेती थी। घूंघट प्रथा सख्त होने के बावजूद गोपी चोरी छिपे अपना चेहरा राजेंद्र को दिखा देती थी। इश्क और मुस्क कभी छिपाए नहीं रखे जा सकते। यही उन दोनों प्रेमियों के साथ हुआ था। किसी ने गोपी के पति धोलू तक बात पहुंचा दी थी। शांति प्रिय व खुद में मस्त रहने वाले धोलू के लिए ये खबर विचलित करने वाली साबित हुई। कोई राह नहीं सूझी तो उसने अपने बड़े साले इंद्रपाल, जो दबंग प्रवृत्ति का था, उसके साथ ये बात साझा कर ली। अगले दिन इंद्रपाल माणकथेड़ी पहुंच गया। उसने अपनी बहन गोपी को समझाया और राजेंद्र की दुकान पर पहुंच गया। उसने राजेंद्र को ओछी हरकत से बाज आने व भविष्य में देख लेने की धमकी दे डाली। वहां से लौटते समय इंद्रपाल गोपी का मोबाइल फोन भी छीन कर ले गया। दोनों प्रेमियों के बीच कई महीनों तक बात होनी तो दूर, दर्शन तक दुर्लभ हो गए। होली के दिन रंग में सरोवर हुआ राजेंद्र गोपी तक एक मोबाइल फोन पहुंचाने में सफल हो गया था। अब सावधानी के साथ दोनों प्रेमी 2-4 दिन के अंतराल से बात करने लगे थे, लेकिन ये बात किसी तरह इंद्रपाल को पता चल गई। 24 जून को इंद्रपाल के ममेरे भाई की शादी थी। बारात में इंद्रपाल, राधेश्याम, मांगीलाल, सोनू आदि दोस्तों की ड्राइवरों के साथ लड़ाई हो गई। वो सभी पुलिस से बचने के लिए अपने जीजा धोलू के पास जा पहुंचे। वहां पर बहन और राजेंद्र की हकीकत जानकर इंद्रपाल का खून खौल उठा, पर धोलू ने कोई लफड़ा नहीं करने की हिदायत दे डाली थी। 2 महीने गुजर चुके थे। राजेंद्र की गुस्ताखी उसे अशांत किए हुए थी, पर उसे कोई राह नहीं सूझ रही थी। उसकी योजना थी कि राजेंद्र को किसी अज्ञात स्थान पर बुलाकर उसकी जबरदस्त पिटाई की जाए, पर राजेंद्र को बुलाने की कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। संग्रिया में उसकी एक महिला दोस्त संजू धानक रहती थी। संजू इंद्रपाल के लिए शरीर तो क्या, कुछ भी करने को तैयार रहती थी। उसने उसी समय संजू को राजेंद्र का मोबाइल नंबर देकर राजेंद्र को प्रेम जाल में फंसाने को कह दिया। इंद्रपाल ने संजू को यह भी समझा दिया कि वो राजेंद्र को ये भरोसा दिला दे कि गोपी उसकी पक्की सहेली है और वो उसी के कहने पर खुद को राजेंद्र को सौंप रही है। संजू ने उसी समय राजेंद्र को फोन किया। राजेंद्र ने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो, कौन बोल रहा है, किससे बात करनी है? सामने औरत की मीठी आवाज में जवाब मिला, प्यारे जीजाजी, घबराओ मत, हम भी आपके चाहने वाले हैं। राजेंद्र की घबराहट भांपकर उसने खुलासा कर दिया, देख यार जीजा, मैं संजू और गोपी 2 बदन एक जान है। उसी ने आपका नंबर मुझे दिया है। वो कई दिन से आपसे संपर्क नहीं कर पाई है। संजू ने कहा, संजू, मैं तो डर गया था, गोपी मेरा कितना ख्याल रखती है। देखो जीजाजी, जब भी आपको महिला बदन की तलब लगे मुझे घंटी मार देना, लेकिन याद रखना मैं 10-12 दिन में एक बार ही मिल सकूंगी, मेरी मजबूरी है। संजू ने राजेंद्र को फंसाने के लिए पासा फेंक दिया था। प्रणय निवेदन का पासा फेंकने में संजू वास्तव में गोल्ड मेडलिस्ट थी। हकीकत ये थी कि शादीशुदा संजू, जो एक बच्चे की मां थी, पति से खटपट होने की वजह से 2 साल से संग्रिया स्थित पीहर में रह रही थी। गुजर बसर के लिए वो एक कपड़े की दुकान पर सेल्स गर्ल के रूप में काम कर रही थी। इंद्रपाल के प्लान के मुताबिक संजू अपने फोन में रिकॉर्ड हर बातचीत इंद्रपाल तक पहुंचा देती थी। अब राजेंद्र संजू की सेक्सी बातों से प्रभावित होकर उसका गुलाम बन चुका था। इंद्रपाल का प्लान अब सही राह पकड़ रहा था। वो अपनी बहन गोपी का बचाव करने के लिए संजू को मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था।
16 जुलाई 2022 को इंद्रपाल ने अपने दोस्तों राधेश्याम, जीतराम, सोनू, मांगीलाल व एक नाबालिग प्रेम को अपनी ढाणी में बुला लिया। इंद्रपाल ने संजू से कह दिया कि वो राजेंद्र को किसी तरह 17 जुलाई को रावतसर स्थित क्षेत्रपाल मंदिर बुला ले। संजू ने ऐसा ही किया। उसने 17 जुलाई की सुबह ही राजेंद्र को फोन करके कहा, यार आज मिलन का मूड है, मैं फ्री हूँ, दोपहर तक रावतसर के क्षेत्रपाल मंदिर पहुंच जाओ, वहां होटल में मौज मस्ती के लिए कमरा आराम से मिल जाता है। हालांकि उस दिन राजेंद्र की शाम के समय एक समारोह की बुकिंग थी, पर संजू से मिलने की चाहत में उसने हाँ कर दी। जेब में नकदी, एटीएम कार्ड, कैमरा आदि लेकर राजेंद्र रावतसर पहुंच गया। क्षेत्रपाल मंदिर तक पहुंचने के लिए उसने अपने ममेरे भाई सुभाष बावरी, जो नज़दीकी गांव कणवाणी में रहता था, उसको फोन कर मोटरसाइकिल सहित रावतसर बुला लिया। सुभाष के साथ राजेंद्र बावरी 3 किलोमीटर दूर क्षेत्रपाल मंदिर पहुंच गया था। वहां राजेंद्र व संजू ने फोन के सहारे एक दूसरे को पहचान लिया था। मेकअप से लगदग व मनमोहक कपड़े पहने संजू राजेंद्र को हूर की परी लग रही थी। संजू ने साथ में खड़े प्रेम को अपना भाई बताया। संजू ने चाय पानी के बाद प्रेम को नजदीक गांव 4 CYAM में छोड़ आने की बात कही थी। इंद्रपाल की योजना के मुताबिक प्रेम संजू और राजेंद्र को मोटरसाइकिल पर बिठाकर गांव के लिए चल पड़ा था। तब तक अंधेरा घिर आया था। जैसे ही कच्ची सड़क पर मोटरसाइकिल उतरी, वही घात लगाए बैठे पांचों दोस्त राजेंद्र पर टूट पड़े। लाठियों व ठोकरें लगने से घायल हुआ राजेंद्र बेहोश हो गया था। उन्होंने उसे घसीटकर झाड़ियों में डाल दिया। उसी दौरान राजेंद्र ने दम तोड़ दिया था। सुबह एक अज्ञात राहगीर ने झाड़ियों में शव पड़े होने की सूचना रावतसर थाने में दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी रविंदर नारूका मौके पर पहुंच गए। लोगों ने उसकी शिनाख्त गांव बड़पोल निवासी धर्मपाल बावरी के बेटे फोटोग्राफर राजेंद्र के रूप में की। पुलिस ने शव बरामद कर उसके घर वालों को सूचना दे दी थी। राजेंद्र के फोन में आखिरी कॉल संजू की थी, इसलिए पुलिस ने तुरंत संजू को हिरासत में ले लिया। सख्ती से की गई पूछताछ में संजू ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तब पुलिस ने संजू के बताए अनुसार अन्य मुलजिमों की पहचान कर उनके खिलाफ धारा 302, 364, 382, 201 व 120B के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया था। रावतसर के डीएसपी सुश्री पूनम चौहान के निर्देश पर प्रकरण की जांच थाना प्रभारी रविंदर नारूका ने अपने हाथों में ले ली थी। पुलिस ने दबिश दी, मगर संजू के अलावा अन्य आरोपी फरार हो गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 8 टीमों ने अथक भागदौड़ कर शेष आरोपियों जीतराम, सोनू, मांगीलाल, इंद्रपाल, राधेश्याम व नाबालिग प्रेम को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया था। रिमांड अवधि में पुलिस ने लाठियों, मोटरसाइकिल आदि बरामद कर प्रेम के अलावा सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया था। प्रेम को बाल न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। सभी आरोपी बावरी जाति से है, जबकि संजू पत्नी शिवलाल निवासी संगरिया धानक है। निर्मम हत्याकांड का चश्मदीद गवाह सुभाष बावरी है, जो अपने ममेरे भाई राजेंद्र को मंदिर छोड़ने पहुंचा था। सुभाष ने संजू व प्रेम के अलावा वहां संदिग्ध लग रहे अन्य आरोपी को देखा था। अपनी बहन गोपी के दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए इंद्रपाल के अविवेकपूर्ण फैसले ने न केवल अपना बल्कि 6 अन्य नौजवानों का भविष्य भी अंधकारमय कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।